नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भारत गांव में बसता है, गांव में किसान बसते हैं और किसान अन्न उपजाता है, पूरे देश का पेट भरता है। अगर हम किसानी को बढ़ावा दें, उसको विकसित करें तो देश स्वतः ही उन्नत होगा, देश स्वतः ही खुशहाल होगा। कई सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं भी इसके लिए सक्रिय है, काम कर रही है कि कैसे ग्रामीण विकास की बात करें, ग्रामीणों का विकास हो। एक ऐसे ही गैर सरकारी संस्था के एक पदाधिकारी से हम बात करने जा रहे हैं। इनका नाम है मणिमय सिन्हा और ये जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था का नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडैरिटी और इसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी को जोहार। तो सिन्हा जी, ये बताइए कि ये जो संस्था है, ये संस्था कब वजूद में आई और देश के किन किन हिस्सों में ये काम कर रही है? जी, सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडैरिटी ये एक संस्था 1992 में इसकी मौजूदगी हुई और ये एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है। ये अभी भी है एक्चुअली, ये जो कि 1952 से है और जर्मनी के बर्लिन शहर से। तो ये लोग इंडिया में और भी कई देशों में काम करती थी। तो इन्हें लगा कि भारत में केवल भारतीयों के द्वारा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन संचालित हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सोच समझ के तहत सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडैरिटी का जन्म हुआ। तो 1992 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई ट्रस्ट एक्ट के तहत और 1994 में FCRA वगैरह जब मिला तब ये सुचारू रूप से और काम करना शुरू किया। तो इंडिया के 6 स्टेट्स में अभी ये काम कर रही है। यदि नॉर्थ से हम जोड़े तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। और 3 मुख्य मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं जिसको हम लोग थीमेटिक एरियाज़ कहते हैं। तो एक तो है लाइवलीहुड, जिसको हम लोग इको सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी बोलते हैं, खास करके इकोलॉजिकली पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और उसमें भी हम लोग खास करके फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अभी इस पर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग काफ़ी जगह पे कोलैबोरेशन टीम मोड में हम लोग काम करते हैं। और हम लोग इनकम जनरेशन जो है उस पर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो किसान, जो स्मॉल होल्डर्स है, जिनकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है, 2 एकड़ से 2.5 एकड़ के ही ज़्यादातर लोग होते हैं। सीमांत किसान, हाँ, आप उसको स्मॉल होल्डर्स या सीमांत किसान बोल सकते हैं। तो ऐसे किसानों के साथ हम लोग खास करके काम करते हैं और इस पर मैं विस्तार रूप से थोड़ा बाद में बताएंगे। और बाकी अभी दो अलग जो थीमेटिक एरियाज़ हैं वो है आपका ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें खास करके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे देश के, जो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी है और भी कुछ इंडिजिनस कम्युनिटी हैं जो वैसे तो अभी आदिवासी कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन उनका भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो इनकी भी जो सामाजिक और आर्थिक जो पहुंच है बहुत बेहतर नहीं है। तो हम लोग उनके साथ काम करते हैं कि उनकी सोशल स्टेटस को बढ़ावा मिले, उनके साथ कोई एट्रोसिटीज़ वगैरह जो है वो ना हो और वो अपने अधिकार के लिए लड़े। इसलिए इन लोगों को हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक दोनों रूप से हम लोग चाहते हैं कि वो सशक्त हों। और इन सभी कम्युनिटीज़ के अलावा इसमें क्रॉस कटिंग्स हैं आपका महिला और बच्चे वो बच्चे जो आपके जो किशोर अवस्था के हैं, एडोलसेंट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो भविष्य के नागरिक हैं, भविष्य के परिवार के लोग हैं, तो ये कैसे अपने काम को, अपने कर्तव्यों को वो समझे और उसको सुचारू रूप से उसके निर्वाह करें। तीसरा जो एक क्षेत्र है हमारा वो है गवर्नेंस, जो पंचायती राज और वगैरह। तो इसमें हम लोग खास करके देखते हैं जो पंचायती व्यवस्था में जो भी लोग आते हैं या जो एंटिटीज़ हैं, खास करके ग्राम सभा है या पंचायत के भी जो 3 क्षेत्र हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ऐसे लोगों को भी अपनी
समझ और अपने काम को वो लोग अपने कर्तव्य को बढ़िया से निर्वाह कर सकें, तो उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो अब तक झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के किन किन ज़िलों में, किन किन प्रखंड इलाकों में इस संस्था की पहुंच बन पाई है? वैसे तो हम लोग जब शुरुआती दौर से, क्योंकि झारखंड में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मतलब मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ 1998 से, कहने के लिए 25 साल हो गया है। उस समय तो हम लोग करीब 10 ज़िले में काम करते थे। अब झारखंड का ज़िला भी बढ़ता चला गया इस दरमियान, और हम लोग काम शुरू किए थे तब ये झारखंड का जन्म नहीं हुआ था उस समय से। तभी हम लोग साउथ बिहार करके ही हम लोग इसको एक परिचय देते थे। तो वाटरशेड पर हम लोग काम शुरू किए थे, तो हम लोग करीब 8 ज़िले में काम करते थे। और अब चूँकि आज की स्थिति को यदि हम लोग देखें तो आज हम लोग करीब 4 ज़िले में काम कर रहे हैं: दुमका, बोकारो, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। जी, आपका यहाँ पे काम करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे कि फील्ड में है किसानों के लिए, जो राह में रोड़ा बनती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग भी हमेशा और आज भी मुझे लगता है कि इस पर हम लोग खोज और तलाश जो है वो जारी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल कुछ समस्याओं से हम लोग भी अवगत हुए और हम लोगों ने भी उसको एड्रेस करने का कोशिश किया उनके साथ मिलकर। तो एक तो है कि झारखंड में भी परिवार, जब हम लोग बात करते हैं तो परिवार अब सीमित मतलब छोटा होता चला जा रहा है, तो परिवार बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग आजकल इसीलिए फैमिली के बजाय हम लोग हाउस होल्ड से उनकी गिनती करते हैं। तो और हाउस होल्ड की जब बात आती है तो मात्र 4 या 5 लोगों की हाउस होल्ड्स होती हैं, या 6 मैक्सिमम, मतलब इनकी पति पत्नी और बच्चे। और बच्चे भी जो है ज़्यादातर छोटे बच्चे, जैसे ही वो 20-22 साल का हुआ, शादी हो गई, तो वो फिर अपना एक परिवार बन जाता है। तो वर्क फोर्स बहुत कम रह जाता है एक किसान के पास, तो पति पत्नी ही केवल काम कर पाते हैं। ऊपर से उनका खेत छोटा होता चला गया। जैसे मैंने बताया कि 2 से 2.5 एकड़ के ही अनुमानिक जो है अनुमानिक रूप से देखा जाए तो झारखंड के करीब, एक स्टडी हम लोगों ने किया था 2004-05 के दरमियान, वो था आपका फार्मर्स पॉलिसी को लेकर। हम लोगों ने एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए नहीं, बल्कि हम लोग फार्मर्स पॉलिसी के लिए काम किया, क्योंकि जिसमें फार्मर्स सेंटर में रहेंगे और बाकी जो भी कार्यक्रम होगा वो उसके इर्द गिर्द रहेगा। फार्मर को सेंटर में होना चाहिए, तभी फार्मर्स के बारे में हम लोग बात कर सकेंगे। तो ये हमारा हमेशा से एक मुख्य उद्देश्य रहा। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो 2 से 2.5 एकड़ की जो ज़मीन है वो भी अलग अलग जगह पे बटा हुआ है। उसमें भी ये लोग ज़्यादातर जो है मोनोक्रॉपिंग करते थे, क्योंकि पानी की समस्या हमेशा रहा। खेती के लिए पानी पर्याप्त नहीं था। हम लोग जब भी गांव में जाते थे तो मैंने देखा कई बार शुरुआती दौर पे जब 1999-2000 के दरमियान भी किसान अक्सर बोलते थे कि आप लोग आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग खाली पानी हमें दे दीजिए, बाकी हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछता था कि अच्छा, पानी मतलब कितना बाल्टी पानी चाहिए आपको खेती के लिए? ये मैंने जानबूझ के उन लोग से पूछता था कि कितने पानी होने से उनको मतलब उनका खेती वगैरह बढ़िया से हो सकता है। तो इसकी जानकारी उनको भी नहीं हो पाती थी। लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि ये लोग पानी मतलब वो धान को उगाने के लिए ही पानी की बात करते हैं। वो अपने पिछली पीढ़ी मतलब कि 30-40 साल पहले के जो लोगों का जो उगाने का मतलब खेती का जो पद्धति था या जो फसल वो लोग उगाते थे, वो कहीं ना कहीं छोड़ते चले गए। तो जो झारखंड की जो पूरी जो खेती का जो परिस्थिति है, तो इसमें धान कुछ एक क्षेत्र में ही हो सकता है, जो कि 30 से 40% के जो क्षेत्रफल है उनका, जहाँ पे खेती लायक क्षेत्रफल है वहाँ पे। तो बाकी जो उनके जो एरिया है, जो कि करीब 60-70 जहाँ पे खेती कर सकते हैं, तो वहाँ भी वो लोग कोर्सर ग्रेन मतलब जो मिलेट्स आदि जो है ये लोग नहीं उगा रहे थे। तो झारखंड में किसानों के लिए एक समस्या ये आया कि पानी की कमी है बेशक। दूसरा एक यह है कि वो लोग अपना जो भी फसल उगाते थे वो फसल एक बार यदि फेल कर गया, असफल रहा, तो उसके पास और फिर बचाव के लिए दूसरा कोई फसल नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये कोशिश की है कि कैसे ये लोग वैरायटी टाइप ऑफ क्रॉप जो है उसके तरफ जाएंगे, एक डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न को ये लोग अपनाएंगे। एक ही, चूँकि खेत छोटा है तो छोटे से खेत में भी वो 2 से 3 फसल वो कैसे उगा सकते हैं,
उसको चाहे तो आप उसको मिक्स क्रॉप बोल सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग बोल सकते हैं, लेयर क्रॉपिंग बोल सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोगों ने उनके साथ काम किया काफ़ी जगह पे, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का नाम दिया, जिसको बाद में हम लोग न्यूट्रिशन बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का नाम लिया, NCIPS। तो ये एक मॉडल काफ़ी अच्छा कारगर साबित हुआ। इससे क्या हुआ कि बाई चांस मान लीजिए कि कोई एक फसल उनका फेल कर गया, नहीं हुआ, तो उसी खेत में उनका जो दूसरा जो उन्होंने फसल लगाया है वो क्लिक कर गया। जैसे दाल के साथ हो सकता है सब्जी किए हैं, या दाल के साथ उन लोगों ने मकई किया है, या इवन कोई मिलेट्स भी लगाए। ऐसे पारंपरिक तरीके से भी किसान करते आए हैं, जैसे कि कोई सब्जी है, कोई क्रॉप है खेत के अंदर, मिड में अरहर के पौधे लगा दिए। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से पहले भी होता है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से करना, उन्नत तरीके से करने की बात है जी, जो संस्था वाले कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। प्लस ये भी था कि वो लोग कई एक किसान मोनोक्रॉप में ऐसे चले जाते थे, और थोड़ा सा वो लोग सोचते थे कि मैं पैसा कैसे आए, कैश कैसे आए, क्योंकि किसान के पास ज़्यादातर जो है कैश उनको चाहिए, क्योंकि उनकी खेत इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें इतना फसल नहीं होता था कि वो अपने बाकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कर सकें। इसके वजह से माइग्रेशन भी होता था। तो एक के बाद एक जो है ना, जो हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम एनालिसिस करते थे, वो प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस करते थे, तो उससे हम लोग देखें कि कई एक समस्याएं जो है ना एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि एक की बात यदि हम करें तो दूसरी जो समस्या है वो आएगी ही आएगी। तो यही सब हुआ, आप लोगों ने गहराई से समझा कि किसानों की मूल समस्याएं क्या है जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पाते तरीके से। बंटाई की बात है, छोटे छोटे खेत जो है बंट रहे हैं, और इसलिए वो खेती करने में भी दिक्कत हो रही। सिंचाई की अगर मान लीजिए जरूरत भी पैदा की जाए तो एक खेत यहाँ है, एक खेत 4-5 खेत बाद या दूसरी जगह है, तो वहाँ कैसे किया जाए। तो इसके लिए तो सामूहिक खेती का एक कंसेप्ट है, तो उस पर भी कुछ काम है। सामूहिक खेती पे हम लोगों ने पहले बातचीत किया, पर हमने देखा कि हमारे किसान, खास करके झारखंड के किसान जो है ना, सामूहिक खेती पे बहुत ज़्यादा उनका भरोसा नहीं है। ऐसा एक दो जगह पे हम लोगों ने काम किया। झारखंड में ही हजारीबाग ज़िले के चुरचू ब्लॉक में एक बिनकरवा करके गांव है, सिंगरावा करके गांव है। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे किसान, आदिवासी किसान हैं, महतो भी हैं, तो कैसे वो लोग कुछ खेती जो है कुछ खेत में वो लोग सामूहिक खेती का भी एक तरीका जो हमने बताया उसको करके देखें। किया भी उन्होंने, लेकिन एक होता है ना कि बच्चे यदि बहुत लोगों के हैं तो उस बच्चों की परवरिश बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट ये अच्छा ख्याल है, महाराष्ट्र वगैरह में या कर्नाटक में बहुत अच्छा सामूहिक खेती हुआ है। विदेश में तो इसके काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स है, बट हमारे यहाँ पे इसका बहुत अच्छा प्रयोग हमने किया भी तो नहीं हो पाया। नहीं, रिजल्ट नहीं आया। लोगों को भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। हाँ, लगता है कि अगर सामूहिक खेती करते हैं, 10 किसान मान लीजिए एक साथ कर रहे हैं, तो होता है कि एरिया अच्छा बन पड़ेगा, सबके खेत ये में है, तो खेती करने में आसानी होती है। कहने को तो ठीक लगता है, मगर जब प्रैक्टिकली जब उतरते हैं मैदान में तो बहुत सारी अड़चनें भी आती है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी कैसे वो तरीके अपनाए जाएं, कौन से ऐसे आइडियाज़ यहाँ पे लगाए जाएं ताकि किसान जो है, जो अपने पास संसाधन है, जो उनकी समझ है, उसको लेकर ही वो अच्छे से अच्छे काम कर सकते, आउटपुट दे सके। इस पर भी कुछ काम हुआ है आप? मैं वही बात किया थोड़ी देर पहले, वो है जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आपके पास यदि 20 डेसिमल भी ज़मीन है तो 20 डेसिमल ज़मीन को भी हम लोग वो किसी और जगह पे 1 एकड़ के बराबर का वो फसल उगाने में समर्थ हो। और उसकी वजह यही है कि समय पे पानी ना होना, उनके पास सिंचाई की समुचित मतलब जुगाड़ ना होना, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफ़ी हद तक एक इस तरह का प्रयोग में बाधक रहा है। और एक महीना हम देख रहे हैं कि समय जो है वो हट गया है, मतलब पीछे चला गया। हाँ, जो बारिश पहले होती थी जून के बीचों बीच, अब वो जुलाई के बीचों बीच होना शुरू हो गया। मतलब यूँ कहें तो 15 से 20 दिन चला गया। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा सा
ये सभी किसान भी समझ गए हैं, कुछ सालों में लगातार जब होने लगा है तो किसान भी शिफ्ट कर गए हैं। तो वो हमारा एक त्योहार होता है, रोहिन पर्व बोलते हैं। तो रोहिन के पर्व के दिन धान बुआई होती थी, मतलब शुरुआत होती थी, आप समझिए जेठ महीने की बात है। बिल्कुल। और आषाढ़ महीने से रुपाई शुरू हो जाती थी। अब आषाढ़ महीने में बुआई होती है तो यहाँ पर तो 21 दिन में धान रुपाई करनी ही करनी है, धान की अगर बात करें। बाकी और भी जितनी भी फसलें आई है ज्यादातर क्रॉस और हाइब्रिड होने लगी है, ज्यादातर उसमें उर्वरकों के इस्तेमाल होने लगे, उससे मिट्टी और पर्यावरण पानी दूषित होने लगा है और अब जैविक खेती का जिक्र होने लगा है। तो संस्था के माध्यम से जैविक खेती के लिए क्या कुछ हो रहा है? कुछ जैविक खेती का हम लोग देखिए, मैं जैसे बताया कि इसी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अभी हम लोग न्यूट्रिशन बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में तब्दील किया पिछले 1-2 सालों में। तो वो बस केवल इसीलिए कि आपके पास डाइवर्सिफाइड क्रॉप जो होगा वो क्यों होगा, क्यों आपको करना है। इसका 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो है कि आप उसमें, मैं जैविक से पहले का ये थोड़ा बताना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो है कि एक फसल यदि फेल किया तो दूसरा फसल तीसरा फसल से आप अपना कुछ कमाई कर लेंगे या और घर का जो है भोजन आपका सुनिश्चित होगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग जो खेती करेंगे वो उसका एक अच्छा अंश जो है वो अपने खाने पे लगाएं। क्योंकि झारखंड के किसानों के लिए, ऐसे छोटे छोटे सीमांत किसानों के लिए आज भी जो है उनका करीब 50% जो फसल है वो कम पड़ता है उनका अपना साल भर का खेत खाने के में। तो उनको फिर बाहर का जो भी सोर्स जो है अर्निंग सोर्स पे निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ये एलिट ग्रुप के लोग ही वो जैविक जो भोजन है वो उनको मिल सकता है, क्योंकि ये सब मॉल में ही मिलता है ज़्यादातर। आप ऐसे कोई भी कन्वेंशनल मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे कोई ऑर्गेनिक चावल चाहिए या ऑर्गेनिक दाल चाहिए, तो आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दाल और चावल मिलने का चांसेस कम ही है कन्वेंशनल मार्केट में। हमारे जो 6 स्टेट हैं, इसके इतर दूसरे कई स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग एक भूमिका ब्रांड के तहत हम लोग मार्केट में भी ईजाद किया। ये हो रहा है, बट ये व्यापक रूप से जो है ना, ये अभी तक वो अपना नाम नहीं कमा पाया।